अभिमन्यु ने इसे आखिरी बार देखा। उसे यह समझ आ चुका था कि चमकते हुए हाथी का अंत समय आ चुका है। साथ ही उसे इस बात की बहुत खुशी भी थी कि उसके गुप्त मंत्र का प्रभाव इतना अच्छा पड़ सकता है। घने जंगल के अंदर सूरज की रोशनी की आखिरी किरणों ने जमीन पर सब कुछ लाल और चमकदार बना दिया था। जंगल में सफेद धुंध के साथ ये सब बहुत सुहाना लग रहा था। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मानव चिल्लाया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं या नहीं, लेकिन तुम मुझे हाथी लेने से नहीं रोक सकोगे। साथ ही मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि कौन आ रहा है। बालभद्र है ना? वही आ रहा है ना, वो आदमी जो दोनों तरफ से तलवार चलाता है, सार्थक ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी अपने बाएं हाथ में परेशानी हो रही है। तुम्हारा बायां हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ था, है ना? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मानव ने दांत चबाते हुए बोला और उसने सार्थक के बाएं हाथ को देखा। ठीक है। सार्थक ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी बाहें फैला दी। मैं तुम्हें जाल में फंसाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करता, तभी तुम्हें सब पता चल गया। क्यों, सही कह रहा हूं ना? सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। एक के बाद एक तुम सब बालभद्र से हार जाओगे। हाँ, मैं जानता हूं, मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। सार्थक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। सार्थक ने मानव की ओर हाथ हिलाया और कहा, मैं आज पीछे नहीं हटूंगा। आप सुनिश्चित करें कि वापस जाते समय हम सतर्क रहें। गहरा जंगल शायद आपके विचार से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, हम देख लेंगे तुम्हें। वो आदमी मुस्कुराया और सार्थक के टूटे टावर शील्ड पर कदम रखा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। आरव ने गुस्से में तीनों को देखा। उसके पीछे के सैनिकों ने अपने घोड़ों की ओर चलने से पहले एक दूसरे को खड़े होने में मदद की। एक बड़े पेड़ के पास पहुंचने तक सार्थक पीछे हटता रहा। उसके सिर के पीछे अचानक एक चांदी की बड़ी तलवार दिखाई दी, लेकिन किसी कारण से सार्थक ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। क्लैंग! सार्थक को मारने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के सामने एक क्रॉस गार्ड तलवार दिखाई दी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक और बड़ी तलवार से हमले को रोक लिया। अगले ही पल वो एक मोटी दाढ़ी वाले आदमी के सामने खड़ा था। वो व्यक्ति अपनी तलवार पकड़े हुए था और शांत दिख रहा था। तुम तेज हो, तुम रहस्यमय शक्ति का भी उपयोग कर सकते हो। बालभद्र हंसा। इसलिए सार्थक ने अभी तक हार नहीं मानी है ना? सैनिकों ने बालभद्र को तब तक नहीं देखा था जब तक कि उसने अभिमन्यु के ऊपर हमला नहीं किया। बालभद्र का हमला इतना तेज और सटीक था कि सभी हैरान हो गए। आरव का चेहरा अब पीला पड़ गया था और उसने अपनी तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें डर से भर गई थीं। तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? सार्थक ने पूछा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बालभद्र की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे और जमीन लगभग हिल रही थी। बालभद्र कूद गया और वो पीछे एक पेड़ पर जा गिरा। सार्थक, इतने लंबे समय के बाद मिले हैं, तुम ही बताओ, इस तरह तुम अपने एक पुराने दोस्त का स्वागत कर रहे हो? बालभद्र भागते हुए बोला। क्लैंग! उसने अपनी तलवार घुमाई और उसकी ओर आने वाले दो खंजरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सैनिक अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा था। तुरंत ही युद्ध के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया। बालभद्र के खिलाफ सार्थक, मानव के खिलाफ अभिमन्यु और ड्रैगन ब्रदर्स के खिलाफ सार्थक की बाकी टीम। ये देखकर मानव मुस्कुराया। ये जगह हमारे लिए बहुत छोटी है, मेरे पीछे आओ। मानव घूमा और कुछ ही सेकंड में घने जंगल में गायब हो गया। अभिमन्यु ने मानव का पीछा किया। अपने विरोधी से दूरी बनाए रखने के लिए उसने अपनी गति को नियंत्रित किया और वे दोनों धुंध में गायब हो गए। चंद्रगिरी शहर के बाहर मुख्य सड़कों में से एक पर कैरिज लेन को ग्रे मिट्टी से बनाया गया था। 3 काली गाड़ियों को डाकुओं ने रोक लिया था
और गाड़ी दल के करीब 10 पहरेदार उनसे लड़ रहे थे। गाड़ियों के इर्द गिर्द हर तरफ लोग चीख पुकार मचा रहे थे। तभी एक डाकू हंसा और उसने एक गार्ड की छाती में छुरा घोंप दिया। ब्लेड आसानी से सफेद चमड़े की छाती के टुकड़े में घुस गया और जब डाकू ने अपना ब्लेड बाहर निकाला तो घाव से खून निकल गया। सभी डाकुओं ने सफेद नकाब और भूरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था और उन सबके चेहरे बहुत अच्छे से ढके हुए थे। एक गाड़ी के अंदर तान्या की मां मालती ने खिड़की से बाहर झांकते हुए तान्या को अपनी बाहों में भर लिया। तान्या के पिता भीष्मानंद ने अपनी तलवार हाथ में पकड़ रखी थी और उन डाकुओं पर हमला कर रहे थे। तुम सबको लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। धिक्कार है कुरुनेश के पिल्लो। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा तुम कमीनों से? मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। देखता हूं तुम कैसे मेरे राज्य को छीनते हो। भीष्मानंद गुस्से में चिल्ला रहे थे। पिता की बातें सुनकर तान्या ने मालती को कसकर गले लगाया। तान्या बहुत डर गई थी। चिंता मत करो बेटी, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, इसलिए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मालती ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला। लेकिन तान्या मुश्किल से समझ पा रही थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मां, पिताजी जीतेंगे ना, है ना? तान्या ने हल्के स्वर में पूछा। हाँ, वो जीतेंगे। तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे बहादुर आदमी हैं, उसकी मां ने जवाब दिया। अचानक गाड़ी के बाहर कोई चिल्लाया। वो व्यक्ति जिसके हाथ में सेनापति की तलवार थी, वो अपने सामने खड़े दूसरे व्यक्ति को घूर रहा था और उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। उसके पेट से खंजर निकला हुआ था और घाव से निकल रहा खून जमीन पर टपक रहा था। क्यों दिवेश, तुमने क्यों? भीष्मानंद ने दर्द में पूछा, लेकिन दिवेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे दोष मत दीजिए, दिवेश ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। तान्या बेटी, तुम यहां से भाग जाओ, भाग जाओ। बेटी को बाहों से छुड़ाते समय मालती के चेहरे पर बहुत करुण भाव थे। एक बार जब तुम्हें मौका मिल जाए तो भाग जाना और फिर सब ठीक हो जाएगा बेटी। मालती ने तान्या के सिर को थपथपाया और उसे हल्के से गाड़ी के बाहर धक्का दे दिया। तान्या हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। उसने बगल में पड़ी चांदी की तलवार को पकड़ा और एक दूसरी खाली गाड़ी में चढ़ गई। तान्या अकेले गाड़ी में रुकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके माता पिता का बाहर क्या हाल हो रहा है। तान्या बहुत बड़े सदमे में थी। जब डाकू उसकी गाड़ी के पास आ रहे थे तब उसने लोगों को चिल्लाते हुए सुना, मां। अब तान्या से रहा नहीं गया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ी। उसके गालों पर आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद को ही आवाज दी हो और कहा हो, भागो, मां ने मुझे भागने के लिए कहा है। अचानक उसे समझ में आने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और उसने जल्दी से सड़क पर एक छिपा हुआ भागने का रास्ता खोज लिया। नीचे बहुत कीचड़ था। अभिमन्यु और मानव सार्थक और अन्य से कई किलोमीटर आगे आ चुके थे। वे इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनके आसपास की वस्तुएं स्लाइड शो की तरह लग रही थीं। अचानक उन दोनों ने कुछ लोगों को लड़ते हुए सुना। मानव एक पल के लिए झिझका, फिर उसने जल्दी से अपनी दिशा बदली और जहां शोर हो रहा था उस ओर भाग गया। पेड़ों के बीच खाई से वो कई गाड़ियों के समूह को देख पा रहा था जिन्हें ग्रे दुपट्टा पहने डाकुओं ने घेर रखा था और उन पर हमला कर रहे थे। मानव गाड़ी के पास आने से पहले कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भाव अचानक बदल गए और उसने अपने हाथों में कोई काली चीज ली और अभिमन्यु को रोक दिया। अभिमन्यु की लात ने मानव को जोर से मारा और वो लगभग एक पंख की तरह हवा में उड़ गया और जंगल के दूसरी ओर कीचड़ में जा गिरा। अब अभिमन्यु धीरे धीरे जंगल से बाहर चला गया और उसने अपनी तलवार सड़क की ओर घुमा दी। चलो इसे यहां निपटाते हैं। वो शांत था और उसके चारों ओर हरे रंग के बिंदु बन रहे थे। वो चमकती हुई हरी बत्ती के साथ भयानक और खून से लथपथ लग रहा था। मुझे सच की परवाह नहीं है और तुम्हारी भी। मानव मुस्कुराया। वो झाड़ी से बाहर निकला और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली के चारों ओर
नीली बिजली चमक रही थी। अभिमन्यु और मानव के बीच गाड़ियों और डाकू दिखाई दे रहे थे। दोनों के सामने आने के बाद दोनों पक्षों ने मारपीट बंद कर दी थी। अरे ये तो जादूगर है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। वो जगह अचानक खामोश हो गई और हर कोई हैरान रह गया। उनमें से कुछ तो कांपने लगे। भागने के मौके की तलाश में तान्या एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। वो जानती थी कि कुछ तो हुआ है और फिर उसने अभिमन्यु को जंगल से बाहर निकलते देखा। अभिमन्यु ने गाड़ियों की ओर देखा और हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। वो उन गाड़ियों को जानता था। उसने धीरे से अपने मन में कहा, यह तो तान्या की गाड़ी है। अभिमन्यु हैरानी से आंखें बंद कर चारों तरफ तान्या को ढूंढ रहा था। लेकिन वो यहां क्यों है? अभिमन्यु ने सोचा। ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी पर डाकुओं ने हमला किया है। तान्या ने उसे एक बार बचाया था और अभिमन्यु को अभी तक इस कर्ज को चुकाने का मौका नहीं मिला था। अभिमन्यु ने उसी क्षण तुरंत डिसाइड कर लिया कि चूंकि इस बार वो मुसीबत में है, इसलिए वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। अभिमन्यु को सोच में डूबा देख मानव ने मौके का फायदा उठाने की सोची और पवन ऊर्जा के कणों को हवा में छोड़ने लगा ताकि इसकी मदद से वो अपने काम को झटपट पूरा कर सके। हालांकि कणों का उपयोग करना एजिलिटी बर्स्ट को कास्ट करने जितना प्रभावी नहीं था। उसे रैंक 3 का स्टूडेंट होने के कारण यह फायदा मिल रहा था। रैंक 2 के स्टूडेंट अपनी दिमागी शक्ति की सीमाओं के कारण कणों को इतने सटीक तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। मानव ने हंसते हुए अपने हाथों से बिजली का एक मोटा ब्लेड छोड़ा। ये 1 सेकंड के भीतर नीले फ्लैश की तरह अभिमन्यु के सिर की ओर घूम गया। अभिमन्यु के भाव बदल गए, लेकिन उसने अपनी तलवार को आने वाले इलेक्ट्रिक ब्लेड की ओर घुमाकर हमले पर तुरंत वार किया और बिजली वाले ब्लेड द्वारा फेंके गए नीले फ्लैश को काबू कर लिया। अभिमन्यु की तलवार नीली हो गई और वो अभी भी ब्लेड के चारों ओर टिमटिमाती बिजली की छोटी छोटी चिंगारियों को देख सकता था। अभिमन्यु मुश्किल से अपनी तलवार का हैंडल पकड़ सकता था। वो धधक रही थी और उसका दाहिना हाथ लगभग जल रहा था। उसने जल्दी से हरे कणों को अपनी तलवार की ओर इकट्ठा किया और पवन ऊर्जा के कणों ने तलवार के चारों ओर बिजली के कणों को कमजोर कर दिया। अगर मानव का यह इलेक्ट्रिक ब्लेड किसी सामान्य व्यक्ति से टकराता तो वो लकवाग्रस्त हो जाता या जलकर खाक हो जाता। अभिमन्यु ने जल्दी से अपनी तलवार जमीन में दबा दी और बाकी बिजली सेकंड भर में गायब हो गई। अभिमन्यु के शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। बिजली की गर्मी से वो घायल हो गया और उसके कपड़े जलने लगे। थैंक गॉड कि बिजली के कणों की रफ्तार धीमी हो गई। अगर ये वास्तविक बिजली का वार होता तो मैं कब का मर चुका होता। अभिमन्यु ने सोचा कि वो भाग्यशाली है और उसने सड़क के विपरीत दिशा में मानव पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। जीरो इतना तेज नहीं था कि अभिमन्यु के लिए एक योजना बना सके जब मानव ने इलेक्ट्रिक ब्लेड का हमला किया था। जादू के बीच के झगड़े में चिप बेकार थी क्योंकि आवश्यक डेटा इकट्ठा करने और काउंटर का पता लगाने के लिए मंत्र बहुत तेज थे, जबकि चिप कैलकुलेट करने में समय लेता था। अचानक हवा में एक सफेद चमक दिखाई दी और मानव के सीने की ओर उड़ गई। मानव जानता था कि बिजली का जादू अभिमन्यु पर काम नहीं करेगा और उसने एक और मंत्र शुरू करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था। अभिमन्यु ने मानव को हवा में हाथ लहराते हुए देखा और उसके चारों ओर नीले रंग की लहरें दिखाई दे रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि वो शक्तिशाली जादू करना जानता है। मानव को उसकी ओर उड़ने वाले खंजर की परवाह नहीं थी। वो एक कदम बाईं ओर चला गया और उसे आसानी से चकमा दे गया। फिर भी वो अगले मंत्र की तैयारी करता रहा। अचानक मानव ने अपना हाथ हवा में उठाया और धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे एक पेंटाग्राम जादू का घेरा दिखाई दिया। इसकी चमकदार नीली रोशनी ने अभिमन्यु को लगभग अंधा कर दिया। फिर उसने अभिमन्यु की ओर इशारा किया और एक उंगली के आकार का नीला लेजर जादू के घेरे से उत्पन्न हुआ। बिजली के कण एक साथ इकट्ठे हुए और वो लेजर में तब्दील हो गए। इसके चारों ओर स्थिर छोटी छोटी बिजली की चिंगारियां भी निकल रही थी। चिंगारियां देखकर एक पल के लिए अभिमन्यु के होश उड़ गए। क्या अभिमन्यु मानव का मुकाबला कर पाएगा?
क्या वो तान्या के एहसान का बदला चुका पाएगा? लेजर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को आसानी से धुएं में बदल सकता था। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज थी जिससे अभिमन्यु को बचकर रहने की जरूरत थी। मानव लड़ाई का आनंद ले रहा था क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसके अभिमन्यु से जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके साथ ही वो एक विशेष प्रकार के जादू के घेरे में सुरक्षित था। ये जादू का घेरा विशेष रूप से उसके गुरु द्वारा उसी के लिए बनाया गया था। वो जादू का घेरा लेजर बनाने के अलावा मानव की तरफ आने वाले प्रोजेक्टाइल को ब्लॉक करने में भी मदद कर सकता था। उसका कौशल लेवल एक औपचारिक जादूगर के बहुत करीब था, जो रक्षा करने वाले विशेष वस्तु का उपयोग कर रहा था। तान्या की फैमिली पर हमला करने वाले डाकुओं ने जब अभिमन्यु और मानव के बीच होती लड़ाई का ऐसा भयंकर रूप देखा तो उनके होश उड़ गए। उनमें से अधिकांश डाकू पहले ही इन दोनों के डर से भाग गए थे, लेकिन कुछ बदकिस्मत डाकू अभी भी रुके रह गए जिन्हें मानव के लेजर द्वारा टारगेट किया जा चुका था और वे जमीन पर हेल्पलेस होकर गिर पड़े थे। उन्हें लकवा मार चुका था। दिवेश ने वहां से भागने से पहले गाड़ियों पर एक नजर डाली, लेकिन जमीन पर मौजूद किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया। ये तान्या के पिता भीष्मानंद थे। उनके चेहरे पर खून बिखरा हुआ था और वो डरावनी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। तभी लेजर की हल्की सी आवाज आई जो दिवेश की तरफ टारगेट किया गया था। दिवेश तुरंत ही लेजर से बिजली चमकने की चपेट में आ गया और वो इससे लकवाग्रस्त हो गया। मानव पर नजर रखते हुए अभिमन्यु उसके पास से गुजरा और उसने दिवेश के गले पर वार किया। दिवेश के गले से खून की लकीरें निकली। वो कई सेकंड तक गिरा हुआ तड़पता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। इस बात से मानव भी हैरान था क्योंकि अभिमन्यु ने लड़ाई के बीच में किसी और को मार डाला, लेकिन अभिमन्यु के लिए दिवेश को मारना उस कर्ज से छुटकारा था जो तान्या ने उसे बचाकर उस पर किया था। दिवेश का गला काटकर अभिमन्यु ने तुरंत ही तान्या की मां पर हरी औषधि फेंकी। उनके घाव पर औषधि लगाओ, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। भीष्मानंद से यह कहकर अभिमन्यु मानव की ओर तेजी से लपका और भागते हुए वो तान्या की मां से बोला, आप सब यहां से जल्दी से निकल जाइए, यहां बहुत खतरा है। भीष्मानंद ने जल्दी से मालती को हरी औषधि लगाई और उस पर तुरंत ही औषधि का असर हुआ। उन दोनों को यह समझ आ गया कि यहां से जल्द चले जाने में ही भलाई है। मालती ने भीष्मानंद का हाथ कसकर पकड़ लिया और उस गाड़ी की ओर इशारा किया जिसके नीचे तान्या छुपी हुई थी। अपने माता पिता को थोड़ा संभलते देखकर तान्या में भी हिम्मत आई और वो धीरे धीरे चलती हुई उन दोनों के पास आ गई। मां, पिताजी, हमें अभिमन्यु की बात मानकर तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या पिताजी की हालत ठीक है? तान्या लगभग रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से गीला हुआ पड़ा था। तान्या की मां ने बची हुई हरी औषधि उठाई। तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, ये दवाई बहुत असरदार है, उन्होंने कहा। फिर जल्दी से मालती ने औषधि अपने पति को लगा दी। एक और बिजली के बोल्ट के झाड़ियों से टकराने के बाद अभिमन्यु और मानव एक बार फिर जंगल में कहीं गायब हो गए। नीली बत्ती दूर दूर तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक दूसरे का पीछा कर रहा है। ओह, ये दोबारा नहीं। अभिमन्यु एक और स्लैश से चूक गया और वो घबरा रहा था। मानव हर समय हंसते मुस्कुराते हुए अपने ऊपर हुए हमलों को आसानी से चकमा देता रहा। जब वो चला गया तो जादू का चक्र चला गया और इसने अभिमन्यु की गति को भी प्रभावित किया। हिट से चूकने के बाद अभिमन्यु तुरंत बाईं ओर लुढ़क गया और उसने अपनी ओर आने वाले लेजर हमले को चकमा दे दिया। पल भर पहले जहां वो खड़ा था वो सब कुछ सेकंड में जलकर राख हो चुका था। ऐसी शक्ति, अभिमन्यु ने मन में सोचा। उसे यकीन था कि अगर वो लेजर उसे लग जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो लेजर्स को चकमा दे सकता था क्योंकि वे धीमे थे, लेकिन लेजर्स के चारों ओर छोटी इलेक्ट्रिक पल्स अभी भी एक समस्या बनी हुई थी। लेजर लगातार उसका पीछा कर रही थी।
अभिमन्यु ने उसे चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उसकी चपेट में आ ही गया और लेजर के लगते ही 1 सेकंड के लिए उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। उसका दाहिना लेजर से टकरा गया और लेजर के बहुत हाई वोल्टेज होने के कारण उसका हाथ जल गया। बहुत तेज दर्द से अभिमन्यु चीख पड़ा। वो रैंक 3 का स्टूडेंट है, लेकिन वो मुझसे कई ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मेरी मंत्र लेवल 5 तक पहुंच होती तो शायद ये लड़ाई मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाती। अब अभिमन्यु ने एक और नीली इलेक्ट्रिक ब्लेड को चकमा दिया और अंत में मानव के करीब पहुंच गया। वो मानव की ओर कूदा और अपनी तलवार से मानव की गर्दन पर निशाना साधा। फिर से अभिमन्यु का हमला चूक गया और वो लकड़ी के कई टुकड़ों को काटते हुए किनारे के पेड़ से टकरा गया। मानव मुस्कुराया और अभिमन्यु की ओर इशारा किया। उसकी उंगली की नोक से एक बिजली का ब्लेड फट गया और अभिमन्यु की छाती पर सीधा आकर लगा। हालांकि ब्लेड लेजर की तुलना में बहुत कमजोर था, फिर भी ये उसके सीने पर चलने का निशान छोड़ गया और इस दर्द के कारण अभिमन्यु की हरकतें धीमी होती जा रही थी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं केवल मंत्रों का प्रयोग करता हूँ। और अगर तुम मेरे करीब नहीं आते हो तो भी मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह कुचल सकता हूँ। मानव ने उत्तेजित स्वर में कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार भावना और घमंड दोनों थे, लेकिन यह सुनकर भी अभिमन्यु का भाव नहीं बदला। वो अपनी तलवार के कौशल से मानव पर हमला करता रहा। भले ही उसे अभी तक एक भी सफलता नहीं मिली थी, मगर वो अपना हौसला नहीं छोड़ रहा था। मानव अभिमन्यु का मजाक उड़ाते हुए बोला, कब तक बच सकते हो? तुम्हारी एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। तुम्हारा धीरज कमाल का है, बिल्कुल एक शूरवीर की तरह। लेकिन अफसोस, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब अभिमन्यु मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मानव ने अभिमन्यु से बात करने के लिए अपने हमलों को थोड़ा रोक दिया। अभिमन्यु के पास थोड़ा समय था ठीक होने के लिए। तभी उसने मानव के चेहरे पर दाहिनी ओर निशाना साधा और अपने बाएं हाथ से आखिरी खंजर फेंका। तो ये है तुम्हारा आखिरी दाव? मानव ने ताना मारा और फिर से हाथ खड़े कर दिए। उसके हाथ से तेज रोशनी निकली और हवा में अनगिनत इलेक्ट्रिक ब्लेड दिखाई देने लगे। वे सभी उसके चारों ओर घूमने लगे। जादू के घेरे में प्रवेश करने के बाद खंजर की स्पीड धीमी हो गई और अंततः वो रुककर गिर पड़ी। लेकिन गिरते गिरते भी मंत्र पढ़ते हुए खंजर ने मानव को कुछ सेकंड के लिए धीमा कर दिया था और अभिमन्यु ने उस पल का इस्तेमाल फिर से मानव पर कूदने के लिए किया। उसने अपनी तलवार के कौशल से मानव को अलग अलग कोणों से मारना शुरू कर दिया। हालांकि मानव अभी भी अभिमन्यु के वार को कई बार चकमा देने में कामयाब हो रहा था, फिर भी अभिमन्यु उसे कई बार मारने में कामयाब हो रहा था और अब मानव के घावों से खून निकल रहा था। तेजी से खून बहने के कारण मानव का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और जादू के घेरे से उत्पन्न बिजली की गति लगातार कम से कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब जादू के घेरे को बनाए रखने के लिए मानव के पास पर्याप्त दिमागी शक्ति और ताकत नहीं बची थी। इस कारण मानव अचानक पीछे हट गया और वो एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने थक कर खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी और जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। अभिमन्यु के आसपास तैर रही धुंध अब गायब हो गई थी। मानव ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन निश्चित तौर पर फिर भी वो अपने प्रतिद्वंदी को मारने में असफल रहा था। अभिमन्यु सोच रहा था कि क्या मानव वास्तव में लड़ने की अपनी क्षमता खो चुका है और अब दूसरा इलेक्ट्रिक ब्लेड नहीं बना सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सभी हमले करने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया है और थक भी गया है। लेकिन अभिमन्यु अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पा रहा था और उसने मानव की तरफ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। मानव ने फिर भी अभिमन्यु की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और एक नीली इलेक्ट्रिक लेजर उसकी उंगली की नोक पर दिखाई देने लगी।
थोड़ी देर बाद वो इलेक्ट्रिक लेजर अभिमन्यु की ओर तेजी से बढ़कर आने लगी। तभी अचानक एक क्रॉस गार्ड तलवार लेजर से टकराई और मानव के बगल में जमीन में जा लगी। बचे हुए विद्युत पल्स जमीन पर फैल गए और ऊर्जा के कारण हर जगह लीक होने लगे। उससे निकली चिंगारियों की आवाजें बेहद तेज और तीखी थी। जल्द ही मानव के आसपास का बना हुआ जादू का घेरा टूट गया। मानव के चेहरे पर डर के भाव साफ तौर पर अभिमन्यु को दिखाई देने लगे। मानव ने घबराई हुई आंखों से देखा कि अभिमन्यु उससे बस कुछ मीटर की दूरी पर है और तेजी से चलता हुआ उसकी ओर ही आ रहा है। मानव ने देखा कि अभिमन्यु के हाथ खून की तरह लाल थे, जैसे कि उसकी त्वचा छिल गई हो, और उसके पैरों के चारों ओर हरे रंग के प्रकाश के बिंदु उसे बिजली की तरंगों से बचा रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? यह कहते हुए अचानक मानव ने अभिमन्यु के ऊपर छलांग लगा दी और कहा, यह स्टन स्पेल है। लेकिन मानव की छलांग हवा में ही रह गई, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु इस समय बेहद शांत था। वो जीत के जितना करीब था, उससे उतना ही सावधानी बरतने की जरूरत थी उसे। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो किसी भी तरह मानव को जीतने ना दे। अभिमन्यु के दाहिने हाथ में एक काला खंजर था, जो उसके पिता द्वारा दिया हुआ उपहार था, और आज वो पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रहा था। अभिमन्यु ने अपने खंजर को कसकर पकड़ लिया और आगे की ओर उछलते हुए उसने हवा में उछले हुए मानव के ऊपर जोर से वार किया, जो मानव के कंधे को हल्का टच होते हुए निकल गया। हालांकि चोट बहुत हल्की थी, फिर भी मानव दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर तुरंत ही संभलते हुए वो बोला, तुमने क्या सोचा था कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने सोचा था कि मुझे नहीं पता होगा कि धातुएं कंडक्टिव होती है ना? अब मानव फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने अभिमन्यु को तेज नजरों से घूरा और जोर से हंसा। अचानक अभिमन्यु ने देखा कि अनगिनत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आर्क कीड़ों की तरह उसके शरीर पर चढ़ रहे हैं। अभिमन्यु के शरीर से कई हरे और लाल बत्ती के बिंदु निकल रहे थे, जो उसे नीले विद्युत ब्लेड से चोट लगने से बचा रहे थे। लेकिन उन कीड़ों के काटने के बाद अब अभिमन्यु की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे लकवा मार रहा था। हालांकि ये काफी बड़ी बात है कि तुमने मेरे जादू के घेरे को तोड़ दिया। मानव ने अब मुस्कुराना बंद कर दिया। इस वक्त वो बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसने आगे कहा, मेरा मतलब है तुम जैसे चूहे के लिए यह सच में बड़ी बात है। मैं तुम्हें जल्द से खत्म करके हाथी के बॉडी के जरूरी पार्ट्स को लेकर वापस चला जाऊंगा। वैसे तुमसे मुलाकात होना मेरे लिए अच्छा रहा। मैं अपने स्कूल लौटने के बाद एक बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, लेकिन इस सफर में तुम्हारे साथ हुई लड़ाई से मैंने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर हासिल की है, और इसका फायदा फ्यूचर में भी जरूर उठाऊंगा। मानव ने अब फिर से अपना हाथ उठाया और एक और नीला विद्युत ब्लेड अभिमन्यु की ओर उड़ चला। अभिमन्यु तेजी से दाईं ओर लुढ़क गया, लेकिन वो हमले को चकमा देने के लिए बहुत स्लो हो चुका था। इस वजह से बिजली का ब्लेड उसके कंधों पर जा लगा। अभिमन्यु कांप गया और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है, वो किसी भी पल जमीन पर गिर जाएगा। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब तुम्हें कौन बचाएगा? चलो मेरे पास आओ, आओ मेरे पास और चुपचाप मौत को गले लगा लो। मानव ने अभिमन्यु को गुस्से से देखते हुए कहा, लेकिन अभिमन्यु इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक पल के लिए आंखें बंद कर अपने पिता भवानी सिंह को याद किया। उसे लगा जैसे दूर से उसके पिता उसे आवाज दे रहे हैं, उठो बेटा, हिम्मत मत हारो, तुम चौहान वंश की उम्मीद हो, उसका भविष्य हो। उठो और अपने दुश्मन को बता दो कि तुम क्या हो। अगले ही पल झटके से अभिमन्यु उठा
और अपनी क्रॉस गार्ड तलवार को जमीन से बाहर निकालने के बाद मानव पर निशाना लगाया। अभिमन्यु और मानव के बीच हो रही इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी? क्या अभिमन्यु मानव के इरादों को नाकामयाब करने में सफल हो पाएगा? मानव ने अभिमन्यु को निशाना साधते हुए देखकर जल्दी से अपने ऊपर स्पीड बफ लगाया और आसानी से अभिमन्यु के हमले को चकमा देते हुए वापस हवा में छलांग लगा दी। उसने अपना हाथ लहराया और अभिमन्यु को एक और इलेक्ट्रिक आर्क से मारा, लेकिन जादू के घेरे की मदद के बिना उस इलेक्ट्रिक आर्क ने अभिमन्यु का पहले जितना नुकसान नहीं किया। तुम कायर हो, अभिमन्यु ने मानव से ललकारती हुई आवाज में कहा। अभिमन्यु ने तलवार को कसकर पकड़े हुए मानव की ओर देखा। उसके शरीर में अभी भी बिजली की तरंगें घूम रही थी। कई बार उसकी त्वचा जल गई थी और जीरो उसे चेतावनी दे रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से घायल हो चुका है। अगर कुछ मिनटों तक वो बिजली के ब्लेडों की चपेट में ऐसे ही आता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। बेवकूफ, मुझे 1-to-1 फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मानव जानता था कि अभिमन्यु उसे जानबूझकर चुनौती दे रहा है, इसलिए उसने चालाकी से अभिमन्यु को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारा ये पैंतरा मुझ पर काम नहीं करेगा बरखुरदार। आखिर में तुम्हारी हार ही होगी। एक काम करो, तुम मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा और तुम एक चैन की मौत मर सकोगे। लेकिन यह सुनकर भी अभिमन्यु के चेहरे का भाव नहीं बदला। उस पर तो जैसे मानव को हराने की धुन सी सवार हो गई। उसने फिर से मानव पर वार किया और अपना खंजर मानव के सीने की ओर फेंका। खंजर अपनी पूरी ताकत से फेंका गया था और खंजर ने हवा में उड़ते हुए जैसे एक काली रेखा खींच दी हो। मैंने तुमसे कहा था कि ये काम नहीं करेगा, कहा था कि नहीं? ये कहते हुए एक बार फिर मानव ने अभिमन्यु के हमले को उस काली चीज से रोक दिया जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। खंजर उस काली चीज से टकराई और जमीन पर गिर गई। उसी वक्त एक काली जंजीर मानव की ओर उड़ी और उसने उसे बांध दिया। मानव हैरान था। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अभिमन्यु के पास इतने सारे अलग अलग हथियार हैं। अभिमन्यु ने फिर से उसे चकमा दिया, जिसे देख मानव की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। लेकिन मानव ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहा। वो फिर से मुस्कुराया। उसने उस काली चमकीली चीज से चेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम्हारे पास बस इतने ही हथियार हैं? मानव ने व्यंग से बोला और उसने एक बार फिर से अभिमन्यु के फ्रंट स्लैश को चकमा दे दिया। धिक्कार है। अब मानव धीरे धीरे अभिमन्यु के दिमाग पर हावी हो रहा था। उसने एक बार फिर से अभिमन्यु का मजाक उड़ाया। तुम बिल्कुल एक छोटे बंदर की तरह मंद बुद्धि हो। मानव फिर से मंत्रों का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अब वो थक रहा था। तभी उसके बगल में एक मुट्ठी के आकार की नीली बिजली की गेंद दिखाई दी। हवा में तैरते समय गेंद में कई विद्युत ब्लेड थे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम भी आर्य स्कूल से हो, है ना? अभिमन्यु ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा। हाँ हूं तो। मानव थोड़ा हिचकिचाया। अभी वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुम भी आर्य स्कूल के स्टूडेंट हो क्या? मानव ने अभिमन्यु से पूछा। उसने सोचा कि अभिमन्यु ने अचानक उससे ये क्यों पूछा। असल में आर्य स्कूल एक स्ट्रॉन्ग जादूगर ग्रुप था और रैंक 3 के स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा करना वहां के नियम के खिलाफ था और इस नियम के उल्लंघन की सजा बहुत कठिन थी। मानव इस जोखिम को नहीं लेना चाहता था। अब अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराया। चेतावनी, चेतावनी, आपकी हृदय गति बहुत अधिक है और आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर आप अगले 1 घंटे में एक और बिजली का हमला झेलते हैं तो आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी। जीरो ने अभिमन्यु के दिमाग में अचानक से यह सूचना दी। सुनो, मुझे नहीं पता था कि हम एक स्कूल से हैं। हमारे बीच में जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। अभिमन्यु खुश होते हुए बोला।
पहले तुम मुझे अपना जादू का निशान दिखाओ। मानव ने गहरी आवाज में कहा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को भी मार डालूंगा, और मेरे पास उन्हें खोजने के अपने तरीके हैं। और अब तक मेरे परफॉर्मेंस को देखकर तुम समझ गए होगे कि मेरे लिए यह काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से मानव की ओर चल दिया। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ कमर के पिछले हिस्से की थैली में डाला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस थैली में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु के दिमाग में जीरो की कही हुई बात लगातार गूंज रही थी। एक और इलेक्ट्रिक आग और आप मर जाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उत्साहित हो रहा था। अभिमन्यु को लगा जैसे उस समय वो एक ट्रांस में था। घावों से दर्द, बिजली के हमलों से सुन्न और जंगल में बह रही ठंडी हवा, इन सब ने मिलकर उसे ऐसा महसूस कराया जैसे ये सब सच ना होकर एक सपना हो। मानो वो एक ऐसी दुनिया में हो जहां वो दूर खड़ा होकर अपने और मानव की लड़ाई को बिल्कुल न्यूट्रल रूप से देख रहा हो। अभिमन्यु जानता था कि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कभी 21वीं सदी में रहा करता था, लेकिन अब वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां जीवित रहने के लिए उसे जो भी करना पड़े करना होगा। उसे अचानक कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसके आसपास की सभी वस्तुएं जैसे आग बन गई हैं। अभिमन्यु की आंखों के सामने उसका पिछला जन्म स्लाइड शो बनकर गुजरने लगा। मानव अभिमन्यु के चेहरे का भाव देखकर परेशान हो रहा था। उसने देखा कि अभिमन्यु बहुत बेफिक्र दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानव ने अभिमन्यु की कही बातों पर विश्वास कर लिया है और उसने वो जादू बीच में ही रोक दिया जो वो अभिमन्यु के ऊपर करने जा रहा था। मानव को लगा था कि झूठ बोलने वाला कभी भी इतना निश्चिंत नहीं दिखाई देगा। मुझे अपनी जादुई निशान दिखाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे ही स्कूल से हो? मानव अब अभिमन्यु की तरफ से राहत महसूस कर रहा था। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को एक अजीब भाव से देखा और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। अभिमन्यु ने मानव से पूछा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा मन मंत्र नहीं बचा है। क्यों, सही कहा ना? क्या? मानव के भाव बदल गए। वो कुछ परेशान दिखने लगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था जब उसने देखा कि अभिमन्यु उसकी ओर हमला कर रहा है। तभी अभिमन्यु ने उसकी ओर हमला कर दिया और उसकी चांदी की क्रॉस गार्ड तलवार से उसका गला काटने के लिए उसने वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम धोखेबाज हो! मानव डरते हुए चिल्लाया और तेजी से पीछे की ओर छलांग लगा दी। उसके दाहिने हाथ पर फिर से एक बिजली की गेंद दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने अपने पिछले मंत्र पर अपना अधिकांश मन मंत्र और दिमागी शक्ति बर्बाद कर दी थी। अब उसके पास मुश्किल से कोई मन मंत्र बचा था। अभिमन्यु की सोच सही थी। मानव के पास मन मंत्र की स्टॉक खाली हो चुकी थी। अभिमन्यु ने बिजली की अपनी तलवार को पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचा और उसे मानव की तरफ लक्ष्य करके फेंक दिया। मानव बाईं ओर झुक गया। वो तलवार से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तलवार फिर भी उसके दाहिने कंधे पर लग गई। तुम जिस काले जादू की वस्तु का उपयोग कर रहे थे ना, वो शायद अब अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गई है। अभिमन्यु ने थोड़े गुस्से में बोला और मानव की ओर चल दिया। अब मानव का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने क्रॉस गार्ड तलवार को अपने कंधे से बाहर निकाला और जमीन पर गिरा दिया। उसके पास मौजूद बिजली की तरंगों की गर्मी ने उसके घाव को जला दिया और वहां खून बहने से रोक दिया। तुम समझदार हो। मुझे ये नहीं पता कि मैंने एक पल के लिए तुम पर भरोसा क्यों कर लिया। मेरे पास बहुत मन मंत्र नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारे घाव भी काफी गंभीर हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि इस लड़ाई में तुम जीत सकते हो? मानो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर
क्रॉस गार्ड तलवार को जमीन से उठा लिया और उसी वक्त मानव ने अभिमन्यु के शरीर पर कई कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया। लेकिन उसी वक्त वो जादू की ब्लेड धुंधली हो गई। उससे बिजली की गेंद में विस्फोट हो गया और वो पीछे हट गया। इसके साथ ही वो कराह उठा क्योंकि अभिमन्यु ने सही मौके पर अपनी तलवार उसके पेट के अंदर घुसा दी थी। मानव ने घाव को अपने हाथों से पकड़ रखा था, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच की जगह से खून निकल रहा था। अभिमन्यु ने अपनी तलवार घुमाई और बिजली की तरंगे जमीन पर गिर गई। काला धुआं उसे बिजली के किसी भी नुकसान से बचा रहा था और ये उसके शरीर में अंतिम नेगेटिव एनर्जी कणों द्वारा बनाया गया था। इकट्ठा पवन और अग्नि ऊर्जा के कण सभी चले गए थे, इसलिए नेगेटिव एनर्जी के कण उनके पास बचे तो थे, लेकिन वे लंबे समय तक उसके पास नहीं रहने वाले। जीरो ने उसे बताया कि उसके पास सभी नेगेटिव एनर्जी कणों का उपयोग होने से पहले लगभग 10 सेकंड का समय था। मूर्ख, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नहीं बताया कि एक बार जब तुम अपने सभी मन मंत्र का उपयोग कर लोगे तो तुम आसानी से किसी भी जादू जानने वाले लेवल 3 के स्टूडेंट द्वारा मारे जा सकते हो। अभिमन्यु धीरे धीरे मानव के पास आ रहा था। वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि मानव के पास कोई अन्य विशेष वस्तु या विशेष मंत्र तैयार ना हो। यह उसका एक सोचा समझा गया कदम था। जादूगरों के बीच होने वाले झगड़े उनके दिमाग की स्थिरता के बारे में थे। अगर कोई जादूगर अपने दुश्मन द्वारा कहे गए शब्दों से आसानी से परेशान हो सकता है तो वो कोई भी मंत्र मॉडल नहीं बना पाएगा। अगर ऐसा होता तो उसकी दिमागी शक्ति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसका कोई भी मंत्र असर नहीं कर पाता। अब अभिमन्यु मानव से कई मीटर दूर खड़ा हो गया और मानव जमीन पर पड़ा रहा। दोनों ने एक दूसरे पर वार करना बंद कर दिया और बस एक दूसरे को देखते रहे। अभिमानी जादूगर, अभिमन्यु ने व्यंग के टोन में कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को मारने जा रहे थे। क्या हुआ अब? अब तुम में कुत्ते की तरह फर्श पर क्यों लेट गए? क्या तुम अपने जीवन के लिए भीख मांगने की कोशिश कर रहे हो? सुना था हर कुत्ते का एक दिन आता है और आज तुम्हारा दिन है। कर लो जितनी बकवास करनी है तुमको, मानव ने शांत स्वर में अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु ने गुस्से से अपनी क्रॉस गार्ड तलवार मानव की ओर फेंकी जो उसकी छाती को निशाना बना रही थी। लेकिन एक बार फिर मानव बाईं ओर झुक गया और तलवार ने उसका दाहिना हाथ जमीन पर धंसा दिया। उसके हाथ के आसपास की घास खून से लथपथ हो गई। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे लिए अपनी हार को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। अभिमन्यु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, लेकिन तुम्हारी इन बेहूदी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे शरीर को कीड़ों से भरे हुए सड़े गड्ढे में डुबो दूंगा। कोशिश करके देख लो, मानव ने कहा। उसका बहुत खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अभिमन्यु उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव देख सकता था। मानव किसी बाज की तरह अभिमन्यु को घूर रहा था। फिर उसने क्रॉस गार्ड तलवार को जमीन से बाहर निकाला, जल्दी से अपनी थैली से एक हरे रंग की दवाई निकाली और उसे घाव पर लगा लिया। दवाई के उसके घाव पर लगने के तुरंत बाद ही खून बहना बंद हो गया। अभिमन्यु बस वहीं खड़ा रहा और देखता रहा। अभिमन्यु को लगे हुए सभी नेगेटिव एनर्जी कणों के खत्म हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक पल्स का प्रभाव अब कम हो गया था। मानव अपने घाव को भरने के बाद चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था। अब अंधेरा हो रहा